नमस्कार, मैं मंजरी शुक्ला हूँ। मैं मूलतः बच्चों के लिए कहानियाँ लिखती हूँ और बाल साहित्य में कम से कम करीब मेरी अब तक 15-16 पुस्तकें आ चुकी हैं और मैंने 500 के ऊपर कहानियाँ लिखी हैं। 500 के ऊपर कहानियों का आंकड़ा भी मुझे दूसरों से पता चला है, क्योंकि लेखक तो जब लिखना शुरू करता है तो वो लिखते ही चला जाता है। जब उसको लोग बताते हैं कि भाई आपकी कहानी वहाँ छपी या वहाँ छपी या अभी तक आपने कितनी कहानियाँ लिख ली, तो हमें पता चलता है कि कहानियों की संख्या 100 के ऊपर हो गई या 200 के ऊपर हो गई या वो 300 के ऊपर पहुँच गई है। बाल साहित्य लिखना मेरा इसलिए शौक़ रहा है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्ति की कितनी भी उम्र हो जाए, उसके अंदर एक बच्चा हमेशा जीवित रहता है। जब 60 साल का एक वृद्ध आदमी अपने पोते के साथ खेलता है, चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हो, चाहे डीन हो, तो उसको पल भर में जो घोड़ा बनते या उसको जो है बच्चा बनते देर नहीं लगती है। तो इस तरह से जो बाल साहित्य होता है उसको लोग कहते हैं कि वो बड़ों के साहित्य से अलग होता है या कमतर होता है, तो मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ। मुझे लगता है कि जो भी बच्चा बाल साहित्य पढ़ता है या बच्चों की कहानियाँ पढ़ता है या कहानियाँ अपनी दादा दादी या नाना नानी से सुनकर बड़ा होता है, वो समाज के प्रति सचेत रहता है, समाज में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और समाज के लोगों को जागरूक करता है कि वो कहानियाँ और किस्से, अच्छी कहानियाँ और किस्से अच्छी पुस्तकों के माध्यम से घर घर तक कैसे पहुँचे। ये बात कभी कभी मुझे बहुत आश्चर्य में डाल देती है कि मैंने जब 10-12 साल पहले लिखने का सोचा और हमारे घर एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार आए और मैंने उनसे कहा कि मैं लिखना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा कि क्या लिखना चाहती हो, क्योंकि वो राजनीति पर लेख वगैरह लिखते थे। तो मैंने उनसे कहा कि मैं तो सोचती ही बच्चों की तरह हूँ और मेरे जो कल्पना है उसमें कुर्सी भी बोलती है, टीवी भी बोलता है, मोबाइल भी बोलता है, कंप्यूटर भी बोलता है, कुत्ते बिल्ली मैना तोता सब बोलते हैं। तो मैं बच्चों के लिए ही लिख सकती हूँ, इसके अलावा मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या लिखूँ। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि अरे रे रे रे, तुम बच्चों के लिए लिखना चाहती हो, यानी बाल साहित्य, तो तुम ये समझो कि तुम्हारा जो कैरियर है वो लिखने से पहले ही खत्म है। बच्चों के लिए तो कहानियाँ वो लिखते हैं जिन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या लिखें, तो वो बच्चों के लिए कहानियाँ लिख देते हैं। उनकी इस घटना को मैंने उनकी बात को, क्योंकि मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती थी, इतना सीरियसली ले लिया कि करीब 7-8 साल तक मैंने कुछ नहीं लिखा। 7-8 साल के बाद मैंने निराला जी का इंटरव्यू एक जगह पढ़ा था, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जिनको दुनिया महाकवि के नाम से जानती है। उन्होंने एक जगह लिखा था कि कोई भी साहित्यकार तब तक साहित्यकार नहीं हो सकता या उसको हम साहित्यकार नहीं कह सकते हैं जब तक कि वो बच्चों के लिए ना लिख ले। और ये देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ था कि उनकी कविताओं के बारे में तो सब जानते हैं, पर जो उनकी पुस्तक आई थी वो बच्चों के लिए उन्होंने कहानियाँ लिखकर ही उसकी शुरुआत करी थी। और उस टाइम पर जब निराला जी लिखते थे तब आज की तरह टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उन्होंने पहले फ़ॉन्ट बनते थे, लकड़ी के सांचे बनते थे, उसके बाद फ़ॉन्ट बनते थे और उस तरह से किताब जो है वो प्रिंट में जाती थी। तो उनकी जो पुस्तक थी उसमें ये हस्तलिखित उनकी ये लाइनें थीं, ये वाक्य थे कि कोई भी साहित्यकार को मैं तब तक साहित्यकार नहीं मानता हूँ जब तक वो बाल साहित्य नहीं लिख ले। उनकी इस बात से मुझे बहुत प्रेरणा मिली और मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कई बड़े लोग जो होते हैं, वरिष्ठ लोग होते हैं, हमें गलत एडवाइस बातों बातों में दे जाते हैं। उसके बाद मैंने जो मेरे मन में विचार आते थे या जो मेरे मन में भावनाएं थीं, उनको मैंने सोचा मैं लिखूं, पर मुझे देखा जाए तो कई बार सही अवसर नहीं मिलता है। एक बार मैं अपनी मम्मी के साथ जा रही थी मेले से निकलती हुई, तो वहाँ पर मैंने देखा जो हाट होती है, जो सड़क के किनारे लोग कपड़े बेच रहे होते हैं, उसमें एक बूढ़ा आदमी था और मैं उससे बहुत छोटी थी, 8वीं या 9वीं में थी। मम्मी संग्रहालय में नौकरी करती थी तो वो आगे चली गई, उनके ऑफिस का टाइम हो रहा था और मैं वहीं रुक गई ये देखने के लिए कि वो बूढ़ा आदमी इतनी भद्दर दोपहरी में उस कपड़े वाले से बहस कर रहा था, जबकि वो कपड़े थे वो नए कपड़े भी नहीं थे और वो जो बूढ़े दादा थे उनकी पूरी जो कमीज़ थी उसमें पीठ में उसमें कई तरह के छेद थे, बहुत सारे।
कपड़े वाला जो पैसे मांग रहा था वो उनके पास पैसे नहीं थे। पहले उन्होंने बहुत देर अपना पसीना पोंछा, बहुत देर तक वो एक कुर्ते को देखते रहे और उन्होंने फिर अपनी दाईं जेब में हाथ डाला और वो दूसरी तरफ से निकल गया। तब मुझे पहली बार पता लगा कि कुर्ते की जेब भी फटी होती है, वरना मुझे ये भी नहीं पता था। उसके बाद उन्होंने अपनी दूसरी जेब में हाथ डाला और उसमें से चवन्नी के कुछ सिक्के निकले और ये देखकर उस कपड़े वाले को भी पता नहीं क्या लगा, उसको शायद दुख हुआ और उसने वो सिक्के लेकर कहा कि लो दादा तुम ये कुर्ता लो और जाओ। उस टाइम में मेरे पास भी पैसे नहीं थे और मैं खड़ी थी, पर उस जो उनकी जो बेबसी थी, उनका जो दुख था, वो देखकर फिर मैंने एक कविता लिखी थी कि कैसे जो चवन्नी के सिक्के थे वो उनकी फटी जेब से निकलते हुए उनकी पीठ पर आकर उस कपड़े की जगह पे चिपक गए थे जहाँ पर उनकी पीठ साफ नज़र आ रही थी और जिसमें तमाम छेद चवन्नी बनकर उनके शरीर पर बिखर गए थे। तो जब मैं 8वीं या 9वीं में थी और मैंने ये कविता लिखी थी तो ये नई दुनिया में पहली बार प्रकाशित हुई। उसके बाद जब ये कविता छपी, लोगों ने पसंद किया और लोगों ने कहा कि अरे तुम लिखती क्यों नहीं हो। फिर मैंने नंदन में, टिंकल में लिखना शुरू किया और ईश्वर की कृपा कुछ ऐसी रही, लोगों को कहानियाँ पसंद आती चली गई और मैं लिखती चली गई। असफलताएं भी बहुत मिली, कहानियाँ रिजेक्ट भी होती रहीं, पर मेरा लिखने का जो शौक़ था या जो पैमाना था वो किसी के मना करने या अप्रूव करने से नहीं पूरा होता था। मुझे ऐसा अंदर से लगता था कि मुझे लिखना है। कई बार जब मैं देखती थी कि कोई बच्चा सड़क पर जा रहा है और वो किसी कुत्ते को पत्थर उठा के मार रहा है और कुत्ता बेचारा अपनी पूंछ दबा के भाग रहा है, तो मुझे बहुत रोना आता था। और वो जो संवेदना मेरे अंदर थी, मुझे लगता था कि इससे कहानी लिखने से बेहतर और कोई ऐसा सशक्त माध्यम नहीं है कि मैं उन लाखों करोड़ों बच्चों तक ये बात पहुंचाऊं कि उस कुत्ते को भी दर्द होता है। तो पशु पक्षियों को लेकर मैंने हज़ारों कहानियाँ लिखी, लेख लिखे और उसमें मैंने उनको आधार बनाया, उनकी तरफ से बताया कि देखो वो जो लड़का एक स्कूल जाता है वो मैं उसको कितना प्यार करता हूँ, मुझे वो कितना अच्छा लगता है और मुझे दुख भी होता है कि वो स्कूल से इतना भारी बैग टांग कर गुजरता है, पर वो कई बार उसको वो शैतान बच्चों की चक्कर में आकर मुझे पत्थर मार देता है। और जब वो मुझे पत्थर मार देता है तो मैं काएँ काएँ करके इधर भागता हूँ, उधर भागता हूँ, क्योंकि मेरा तो कोई घर नहीं है, मैं भला किधर जाऊँ। अगर ये स्कूल जाते हुए बच्चे अगर मुझे अपनी रोटी का टुकड़ा दे देते हैं तो मेरा पेट भर जाता है, वरना मैं किससे मांगूं। तो ये भाव और ये कहानियाँ जब छपीं और बच्चों ने मुझसे आकर कहा कि आंटी हमने इससे पहले इस बात को नहीं सोचा था और आपकी कहानियाँ पढ़कर हमें ऐसा लगा कि हमें कुत्ते को बिना कारण परेशान नहीं करना चाहिए या किसी जानवर को अपने हिस्से का खाना दे देना चाहिए, क्योंकि वे भी हमारी तरह बीमार पड़ते हैं, उन्हें भी चोट लगती है और वे अपनी बात किसी को नहीं बता सकते, उनके पास पैसे नहीं हैं, वो किसी डॉक्टर के पास नहीं जा सकते। तो आप यकीन मानिए कि उस टाइम पर मुझे ये लगा कि शायद ईश्वर की ये मंशा थी जो वो मुझसे बहुत साल पहले ये काम करवाना चाहते थे, लिखवाना चाहते थे, और वो भले ही रुका, उस काम में थोड़ी सी देर हुई, पर फाइनली जाकर मैं बच्चों तक ये बात अपनी पहुंचा पाई। बच्चों को हम बहुत सारी बातें सिखाते हैं, हमें भी हमारे बड़े बहुत सारी बातें सिखाते हैं, पर हमें तब तक वो बातें समझ में नहीं आती तब जब तक हम जिंदगी में खुद ठोकर नहीं खा ले। और यही बच्चों के साथ होता है, बच्चे हमारी बात को ध्यान नहीं देते। अब जैसे मैंने एक कहानी अभी लिखी थी, उस कहानी के बारे में भी मुझे कई कॉल आए और बच्चों ने कहा कि आंटी उस कहानी से हमें ये सीखने को मिला। तो जब स्कूल्स में उन कहानियों पे नाटक खिलवाए जाते हैं या बच्चे उन कहानियों के बारे में बताते हैं कि हमें सीखने को मिला, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, सबसे बड़ा सम्मान होता है। और मैं कहना चाहूँगी कि वो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है कि अगर मेरे कहानी लिखने से 10,000 बच्चों में किसी 10 भी बच्चों का भविष्य बदल गया या उनकी सोच बदल गई या वो अच्छे नागरिक बन गए, तो वो मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। आजकल हम देखते हैं कि सोशल मीडिया बहुत तेज़ी से हर घर में चला गया है, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल पहुंच गया है। उसके बहुत सारे पॉजिटिव इफ़ेक्ट हैं और बहुत सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट भी हैं। तो जब बच्चों ने क्या किया कि एक बच्चे की बर्थडे पार्टी थी, ये भी मैंने किसी बच्चे का केस देखकर ही लिखा था, और उसकी मम्मी उसे कई दिन से कह रही थी कि भाई तुम्हें जिन बच्चों को इन्वाइट करना है उनको इन्वाइट कर लो, उनके नाम और मोबाइल नंबर जो हैं वो एक डायरी में लिख लो। बच्चा कहता है नहीं, वो ज़माना चला गया, अब मैं बैठकर पेन पेपर पकड़कर नहीं लिखूंगा। उसने क्या करा, उसने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया
और उस व्हाट्सएप ग्रुप में उसने वो जो 30-40 बच्चे थे जिनको उस पार्टी में आना था उनको जोड़ लिया। हुआ क्या कि वो पूरे उसी व्हाट्सएप ग्रुप के भरोसे बैठा रहा और मम्मी कहती रहीं, आखिरी दिन तक कहती रहीं कि भाई उन बच्चों के नाम और वो डायरी में लिख लो। जब भी हम डायरी में या पेन कागज़ से कलम से कोई चीज़ लिखते हैं तो वो हमारे पास हमेशा के लिए हो जाती है। उसमें मुश्किल से 10 मिनट का काम था। पर बच्चा बोला, अरे मम्मी आप तो बहुत दकियानूसी हो, पुराने ज़माने की बात करती हो। हमारे यहाँ देखिए सब बच्चे जो हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप से ही आदान प्रदान होता है, उसी में चैटिंग होती है, मैं कर दूँगा। अब भैया बर्थडे आ गया। बर्थडे के एक दिन पहले ट्रांसफार्मर जल गया, सोसाइटी में लाइट चली गई, मोबाइल जो था वो डिस्चार्ज हो गया, इन्वर्टर बैठ गया क्योंकि इन्वर्टर कितनी देर चलता। अब सुबह पूरे घर में अफरा तफरी मची हुई है क्योंकि किसी का भी मोबाइल चार्ज नहीं है, बच्चों के नंबर नहीं है। अब बच्चा बैठा फूट फूट कर रो रहा है अपने बर्थडे के दिन और कह रहा है कि सारी बर्थडे पार्टी जो है वो बेकार हो गई, सारे अरेंजमेंट बेकार हो गए, मैं करूं तो क्या करूं, मम्मी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मम्मी उसे चुप कराती हैं पर इस बार समझाती नहीं हैं। वो जाती हैं और अपनी ड्रॉर में से एक डायरी निकाल के लाती हैं, उसमें उन सारे बच्चों के नाम लिखे होते हैं उन मोबाइल नंबर के साथ में जो आज पार्टी में आने वाले होते हैं। और बच्चा ये देखकर खुशी से पागल हो उठता है, वो तुरंत उन सबको फ़ोन करने चला जाता है और उसकी मम्मी उसे बताती हैं कि मैंने ये नंबर पहले ही लिख के रख लिए थे क्योंकि मुझे पता था कि हो सकता है कि मोबाइल टाइम पर नहीं चले या बिजली चली जाए। तो इस बात को जब मम्मी 50 तरीके से समझा रही है, देखिए तब बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, पर जब यही बात कहानी के रूप में बच्चों तक जा रही है तो बच्चों के दिमाग पर तुरंत असर कर रही है कि अरे ये हो सकता है या ये बहुत लोगों के साथ हुआ है। ऐसे ही कई बार प्रोजेक्ट चक्कर में हो जाता है, बच्चा कहता है कि मैं प्रिंट आउट निकाल लूँगा, मैंने कहानियाँ लिखी हैं, कई जगह छपी हैं, मैं प्रिंट आउट निकाल लूँगा और आप परेशान मत होइए पापा प्रोजेक्ट के लिए। पापा कह रहे हैं कि पहले से करके रख लो, एक दिन पहले से करके रख लो। बच्चा ओवर कॉन्फिडेंस में है, बच्चा कहता है प्रिंट आउट ही तो निकालना है। रात में जब सुबह 6 बजे का स्कूल है और रात में 11 बजे हमेशा की तरह बच्चा अपने प्रिंट आउट निकालने के लिए बैठता है, तब पता चलता है कि प्रिंटर में तो इंक खत्म हो गई। अब प्रिंटर में इंक खत्म हो गई है तो अब क्या करा जाए, वो जो था प्रोजेक्ट नहीं हो पाया। दूसरे दिन डांट पड़ी, क्लास से बाहर निकाले गए, नंबर अलग कटे। जब ये कहानी छपी और ये किताब में आई और ये जब बच्चों को सुनाई गई स्कूल में कहानी, तो इससे हज़ारों बच्चों को ये बात समझ में आई कि जो काम है वो हमें पहले से करके रख लेना चाहिए। जो हमारे पेरेंट्स कहते हैं वो बिल्कुल सही कहते हैं, पर हम उनकी बात को इग्नोर करते रहते हैं। तो बाल साहित्य मुझे इसलिए बहुत पसंद है क्योंकि बाल साहित्य से जो बच्चा सीखता है वो बच्चा बड़े होने तक हर क्लास में दूसरी से तीसरी में जाता है, तीसरी से चौथी में जाता है और वो उसके अंदर जो जिम्मेदारी का भाव आता है वो एक दिन में नहीं आ जाता। एक दिन में कोई भी व्यक्ति नहीं बदल सकता। व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए बहुत समय चाहिए होता है, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो धीरे धीरे समझ में आती हैं और जब तक वो बच्चा ग्रेजुएशन कर चुका होता है या स्नातक कर लेता है, वो कॉलेज लाइफ ख़त्म कर लेता है, तब तक उसके अंदर वो संस्कार इतने जड़ें जमा चुके होते हैं कि अब वो उसको अपनी जिम्मेदारी का पूरी तरह से आभास रहता है और वो एक समाज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बाल साहित्य के लिए लोग कहते हैं कि अरे बाल साहित्य में अभी भी ऐसा कहा जाता है कि कुछ भी जो है वो लिख देना चाहिए, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। पर ऐसा नहीं होता है। जो बच्चा होता है वो हमारा सबसे समझदार पाठक होता है और सबसे समझदार लिसनर भी होता है। आप देखिए जब पहले की जो कहानियाँ होती थी, जो वो हमारी जो दादा दादी या नाना नानी होते थे वो हमें कहीं से लिखी हुई पढ़कर नहीं सुनाते थे, बल्कि बच्चा उनके पास सोना पसंद करता था। आजकल न्यूक्लियर फैमिली आ गई है, जॉइंट फैमिलीज टूट रही हैं या मजबूरीवश कह लें लोग अलग अलग हो रहे हैं। ऐसे में बाल साहित्य माँ बाप और दादा दादी की भूमिका भी निभा रहा है, क्योंकि पहले जो कहानियाँ होती थी जब बच्चा दादी के पास लेटता था तो वो उसको तब तक कहानियाँ सुनाती थी, बातों ही बातों में उसको इतनी अच्छी शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनाती थी, पराक्रम की, त्योहारों की, हमारी जो पौराणिक कथाएं हैं या पर्यावरण की है, कि उसको वो सब याद हो जाती थी। वो कथाएं जब एक मुंह से दूसरे मुंह से जाती थी, समाज में जाती थी, लोक में जाती थी, वो लोक कथाएं कहलाईं।
तो जो लोक कथाओं का प्रचलन आया, अभी भी जो लोक कथाएं हैं उन पर अब किताब निकाली जा रही हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो शिक्षा, जो समझदारी की बातें, जो जीवन मूल्य हैं हमारे, जो बच्चों को सिखाए जाने चाहिए, वो लोक कथाओं से ज़्यादा बेहतर माध्यम कोई नहीं हो सकता था, और वो वापस घूम घूम कर, पलट पलट कर हमारे पास आ रही हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको पंचतंत्र का बताना चाहूँगी कि पंचतंत्र में लोग कहते हैं कि अरे उसमें तो पशु पक्षी की बातें होती हैं, जानवर होते हैं, उसका बड़ों के साहित्य में क्या काम है। तो पंचतंत्र नीति कथाओं में उसका प्रथम स्थान माना गया है। भारतवर्ष में करीब 2000 साल पहले दक्षिण क्षेत्र में अमर शक्ति नाम का राजा हुआ करते थे। उनके 3 पुत्र थे। जब उनको कोई पढ़ा लिखा नहीं पाया, तब पंडित विष्णु शर्मा के पास उनको ले जाया गया और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं 6 महीने के अंदर जो है इनको पूरा दक्ष कर दूंगा। और उन्होंने उन कौवों के माध्यम से, चिड़ियों के माध्यम से, बुलबुल के माध्यम से, सियार के माध्यम से वो कहानियाँ सिखाई, वो कहानियाँ सुनाई, जिनसे वो तीनों राजकुमार जो थे वो राजकाज चलाने में बहुत कुशल हो गए, और उनमें से फिर उन्होंने, राजा का था वो राजपाट संभाला। इसी तरह से हमारी कहानियों में पशु पक्षी और पर्यावरण बहुत ज़रूरी होता है। पहले की कहानियों में पर्यावरण को अलग से केंद्र बनाकर नहीं लिखा गया था, पर आज की जो कहानियाँ हैं उसमें मेरी भी बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं। एक मेरी किताब है देव नदी माँ गंगा, एक मेरी ऐसी जो कहानी है पर्यावरण पे नीम का पेड़, या बहुत सारी मेरी जो कहानियाँ हैं उनमें मैं पर्यावरण के प्रति बच्चों को इसलिए जागरूक करना चाहती हूँ क्योंकि आप देखिए कि अब हर मौसम में गर्मी रहने लगी है। जो पहले आज की तारीख में, जैसे ये महीना अक्टूबर का चल रहा है, आज 17-18 तारीख होने वाली है, तो 17 तारीख होने पर भी जो गर्मी बाहर की है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे मई या जून की गर्मी हो। तो पर्यावरण को केंद्र में लाकर हम बच्चों को सिखाते हैं कि भाई पेड़ नहीं कटने चाहिए, नदियों में जाकर हमें जो कूड़ा कचरा है वो नहीं डालना चाहिए। जैसे मेरी एक ये किताब है देव नदी माँ गंगा। इस किताब में जो ये दादी दिख रही हैं और ये जो बच्ची दिख रही है, तो पहली कहानी इसकी ये है कि जो दादी हैं वो गांव से आती हैं, क्योंकि उनके दिमाग में अभी भी जो देव नदी माँ गंगा है, जो गंगा नदी है, वो देव नदी कही जाती है, क्योंकि वो स्वर्ग से उतरी थी, ऋषि भागीरथ ने उनको उतारा था, और वो इतनी स्वच्छ थी, इतनी निर्मल थी, इतनी सफ़ेद थी दूध की तरह कि उनको देखने का लोभ वो जो है वो दर्शन करने नहीं आ पाती। तो वो अपनी पोती के जन्मदिन पर शहर आती हैं, और जब वो प्रयागराज में आती हैं, इलाहाबाद का नाम जैसे अब प्रयागराज हो गया है, तो ये आपको मैं सच्ची घटना बता रही हूँ। मैंने वहाँ पर देखा था ये संगम के किनारे ये दृश्य, तब मैंने इस पर कहानी लिखी थी। और जब वो आती हैं शहर, तो वो अपनी जो बच्ची होती है जब उसको बताती है तो बच्ची ख्यालों में खो जाती है। उसको ऐसा लगता है कि इतनी सुंदर नदी होगी, क्या वो दूध से भी सफ़ेद होगी, क्या वो बगुले के पंख से भी सफ़ेद होगी, क्या वो बादल से भी सफ़ेद होगी, क्या वो रुई से भी सफ़ेद होगी। इस तरह से वो प्रश्न पूछती है, और आखिरी में जिस दिन वो दादी के साथ अपनी जन्मदिन पर जब वो जाती है सच संवर कर, तब वो देखती है कि वहाँ तो चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, चारों तरफ कचरों का ढेर लगा हुआ है। वो कहती है दादी मैं तो इस नदी में नहीं जाऊंगी, ये कौन सी नदी है, हम लोग तो गंगा जी के दर्शन करने आने वाले थे। तो दादी इतनी शर्मिंदा हो जाती हैं कि वो ये भी नहीं बता पा रही हैं कि यही नदी गंगा नदी है। वहाँ पर एक औरत बैठकर कपड़े धो रही होती है, उसका सारा जो साबुन है वो उसी में गंगा नदी में जा रहा होता है, और वहाँ पर एक दूसरी महिला होती है, वो ढेर सारी पन्नियाँ और कूड़ा कचरा सारा उसी में पलट देती है। धीरे धीरे नदी के किनारे इतना कूड़ा इकट्ठा हो जाता है कि संगम तक पहुँचते पहुँचते वहाँ पर इतना कीचड़ होता है कि लोग खड़े होते हैं। दादी कहती है कि अच्छा तुम एक घूंट पानी तो पी लो, इसका जल आचमन कर लो। बच्ची कहती है नहीं मैं नहीं करूँगी, ये तो बहुत काला पानी है, इसमें तो मिट्टी है। तो जो आसपास लोग खड़े होते हैं उनको अपनी गलती समझ में आती है। बच्ची उन जो महिला होती है उनसे कहती है आंटी आप इस पानी में इतना साबुन डाल रही हो, आप यहाँ पे शैम्पू कर रही हो अपने बच्चों का, इतनी गंदगी कर रही हैं यहाँ पे, और यही जो जल है हमारी दादी गांव में ले जाती है, और पूजा के बाद वहाँ पे जब बैठती हैं तो सारा गांव इस जल को पीने आता है। तब उन महिला को समझ में आता है कि वो गलती करती हैं, और वो अपने सारे कपड़े उठा के अपनी पोटली में डालती हैं। इसी तरीके से एक मरा हुआ कुत्ता होता है, वो आकर इसके पैरों में टकराता है और वो जोर से चीखती है बच्ची डर के मारे, और वो रोने लगती है। वो कहती है दादी
वो देव नदी कहाँ पर है, वो गंगा जी कहाँ पर है, जिनके बारे में आप मुझे बताती थी। ये सुनकर दादी कहती हैं कि जो तुम बच्चे हो, जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है, वो इस बात को जब समझ रही है और वो लोगों को रोक रही है कि अब नदियाँ जो है प्रदूषित नहीं करें, गंगा जी गंदी नहीं करें, या कोई भी नदी है उसको इस तरीके से उसमें कचरा नहीं फेंके, तब ये बात जो है आगे आकर दूसरे बच्चे समझेंगे, दूसरे लोग समझेंगे और इस तरह से हम प्रदूषण को रोकेंगे। तो हम कहानियों के माध्यम से बच्चों को ये बताएं कि जो गलती अगर उनके बड़े कर रहे हैं और उन्हें लग रहा है तो वो इस बात को वहीं पर रोकें। प्रदूषण में बहुत सारे प्रदूषण आते हैं, ध्वनि प्रदूषण आता है, वायु प्रदूषण आता है। ध्वनि प्रदूषण में देखिए अभी दिवाली आने वाली है और दिवाली आने के पहले लोग क्या करते हैं, इतने तेज़ पटाखे फोड़ते हैं कि जिससे बेचारे जो पशु पक्षी होते हैं वो अपना दम तोड़ देते हैं। कितनी चिड़ियाँ आपको मरी हुई मिलती हैं क्योंकि वो उतना जो आवाज़ है वो सहन नहीं कर पाती। कुत्ते जो हैं, मैंने खुद सड़क से 2 कुत्ते उठाकर पाले हैं, बिल्कुल क्योंकि उनको कोई देखने वाला नहीं था, वो लोग घायल थे, उनकी माँ नहीं थी, तो उनको मैं अपने घर ले आई और अब वो मेरे घर में हैं। बाहर बहुत तेज़ आवाज़ होती है, डीजे बजता है या कहीं पटाखा फूटता है तो बेचारे थरथर थरथर काँपते हुए वो बिस्तर के अंदर घुस जाते हैं। वो तो मेरे घर में हैं तो मैं उनको पुचकारती हूँ, प्यार करती हूँ, शीशे बंद कर देती हूँ, स्लाइडिंग डोर्स लगा देती हूँ। पर जो कुत्ते सड़क पर हैं, जो जानवर सड़क पे हैं, जो कबूतर हैं, वो क्या करें? वो तो उनमें से बहुत सारों की जान चली जाती है, बहुत सारे बहरे हो जाते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई वेंटिलेटर पे मरीज है और अस्पताल के बगल से कोई लगातार पटाखे फोड़ रहा है या बहुत तेज हॉर्न बजा रहा है तो उस वेंटिलेटर की मरीज की जान तक जा सकती है। तो वायु प्रदूषण पे, ध्वनि प्रदूषण पे, पर्यावरण पे, जल प्रदूषण पे, इन पे जब हम कहानियाँ लिखते हैं और कहानियों के माध्यम से, बाल साहित्य के माध्यम से हम बच्चों को ये बताते हैं कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, तो बच्चा अपने पापा से कहता है कि पापा आप देख रहे हैं कि आगे रेड लाइट है और तो आप क्यों हॉर्न बजाए चले जा रहे हैं? रेड लाइट में तो सामने वाला नहीं जा सकता ना, वो तो तभी जाएगा जब आगे सिग्नल होगा, जब ग्रीन कलर की लाइट होगी। तो जब हमारे बच्चे ये बात सीखते हैं तो हम साहित्य के माध्यम से पूरी पीढ़ी बदल देते हैं, उस पीढ़ी का नज़रिया बदल देते हैं, वो सोच बदल देते हैं और हमारे जो बच्चे हैं वो हम साहित्य के माध्यम से एक बहुत बेहतर समाज की कल्पना करते हुए कहानियों के माध्यम से उन चीज़ों को आगे लाते हैं जो अभी तक उन बच्चों को नहीं पता थी। मुझे लगता है बाल साहित्य सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, वो बड़ों के लिए भी होता है। बच्चों के जब पेरेंट्स उन बातों को सीखते हैं, उनको पढ़ते हैं। अभी भी कल जो बुंदेलखंड लिटरेचर फेस्टिवल था, कल बहुत सारे लोग ऐसे मिले, 60 से ऊपर वर्ष के लोग ऐसे मिले। उन्होंने कहा कि अरे मेरी जैसे ये किताब थी कल, इसका यहाँ पे कल लोकार्पण हुआ, सुल्तान सुलेमान तिलस्मी गुफाएं। ये एक किताब थी सुल्तान सुलेमान और 7 चेहरों का रहस्य, उसका सीक्वल है। तो इस किताब को पढ़कर उन्होंने कहा कि अरे हमें तो देवकी नंदन खत्री की चंद्रकांता याद आ गई। तो आपकी जो किताब है, जब अगर हम बच्चे होते आज तो हमें कितना मज़ा आता। तो कोई भी उम्र का व्यक्ति हो, उसके अंदर एक बच्चा जो है वो हमेशा जिंदा रहता है और वो ये पढ़ना चाहता है, तिलस्मी पढ़ना चाहता है, बौने को देखना चाहता है, परिलोक में घूमना चाहता है। कल्पना शक्ति जो होती है वो व्यक्ति की, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, कभी खत्म नहीं होती। ये बात अलग है कि धीरे धीरे हम बच्चों को साहित्य उपलब्ध नहीं कराते हैं, उन्हें किताबें नहीं खरीद के देते हैं, जबकि 1200 रुपये का बर्गर मंगाने में या 1200 रुपये का पिज़्ज़ा ऑर्डर करने में या 650-700 रुपये की आइसक्रीम ऑर्डर करने में माता पिता को आप देखिए 2 मिनट की भी देर नहीं लगती है। पर मात्र 75 रुपये की किताब, 80 रुपये की किताब या 100 रुपये की किताब खरीदने के वक्त जो बच्चा होता है वो किताब के स्टॉल पर खड़ा होता है और ये देखकर मुझे बहुत दुख होता है कि जिन लोगों के साथ वो आया होता है वो उसको घसीट के दूसरी तरफ ले जाते हैं और कहते हैं कि तुम इंटरनेट पे पढ़ लेना। जो पुस्तकें हैं उसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता है। इंटरनेट के आने से ज्ञान में वृद्धि हुई है, तकनीक आनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, पर वो हमारा एक सब्स्टिट्यूट होना चाहिए कि अगर कोई पुस्तक हमें अवेलेबल नहीं हो पा रही है या कोई पुराना अंक हमें नहीं मिल पा रहा है, तब हमें उस पे लैपटॉप पे देखना चाहिए या मोबाइल पे देखना चाहिए। ये इतने से मोबाइल में
सारे समय पढ़ने से आप देखिए छोटी छोटी उम्र के बच्चों को चश्मा लग गया है। एक बार अगर चश्मा लग जाता है तो वो चश्मा उतरता भी नहीं है। पहले तो मैं 7वीं 8वीं के बच्चों को देखती थी, धीरे धीरे मैंने 4थी 5वीं के बच्चों को देखना शुरू किया। आलम यह है कि जब मैं सेमिनार्स लेने या वर्कशॉप करवाने स्कूल्स में जाती हूँ तो मैं केजी और नर्सरी के बच्चों के चश्मा चढ़ा हुआ देखती हूँ। क्यों? क्योंकि बीच में जो कोरोना का पीरियड आया उसमें ठीक है ऑनलाइन क्लासेस हुई, वो ज़रूरी भी था, भाई पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, पर ऑनलाइन क्लासेस के साथ बच्चों ने क्या किया कि माता पिता ने उनको एक अलग मोबाइल खरीद कर दे दिया और उसके बाद वो ये भूल गए कि बच्चे के हाथ में हमने मोबाइल दे दिया है तो उसका परमानेंट मोबाइल देने का कोई औचित्य नहीं रहा। उसमें या तो उन्हें फ़िल्टर लगा देना चाहिए कि भाई आप इतनी ही चीज़ देख पाओगे, उसमें फालतू के जो है वो सामान नहीं आएगा। बच्चों के उसमें मोबाइल गेम की लत लग गई, उसमें लेवल पार करने की ऐसी बीमारी हो गई कि लोगों को साइकेट्रिस्ट का सहारा लेना पड़ा। हम लोग बच्चों को जा जाकर ये बात समझाते रहे कि तुम जो पुस्तक पढ़ोगे, अगर बच्चे ने एक किताब उठा ली, मान लीजिए एक किताब कोई भी उठा ली, यही उठा ली, तो इसको पढ़ने के लिए स्कूल के साथ में उसको कम से कम 7-8 दिन चाहिए। तो 7-8 दिन जब वो ये पढ़ेगा, और सबसे बड़ी बात है कि आप कोई भी किताब पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, वृद्ध पढ़ते हैं, प्रौढ़ पढ़ते हैं, तो हमारी कल्पना शक्ति का विकास होता है, हम कल्पना लोक में जाते हैं। जैसे अगर छोटा बच्चा है वो अगर कार्टून टीवी देख रहा है, कार्टून कोई सीरियल देख रहा है, तो उसमें उसका इमेजिनेशन जो है वो नहीं चल रहा है। पर जब बच्चा ये कहानी पढ़ता है कि एक पेड़ था, उसमें बहुत सारे चिड़िया बैठी थी और उसमें साथ में कुछ हरे तोते भी थे। उसी पेड़ के नीचे एक बच्चा बैठा था जो लाल कलर की कमीज पहने था और बांसुरी बजा रहा था। उसके पास में एक बकरी थी जो सफ़ेद और काले रंग की थी। जब हम इतनी बात बोलते हैं तो उस बच्चे के मन में ये कल्पना चलती है और ये सारी चीज़ें जो हैं वो विजुलाइज हो जाती हैं। उस बच्चे को ये समझ में आता है कि वो बच्चा जो है वो लाल कलर की कमीज़ पहने बैठा है, वहाँ पे हरे रंग के तोते बैठे हैं, अगर बकरी का बच्चा घूम रहा है तो वो इस तरह का है, वो लाल और काला है। तो इसी तरह से मोबाइल में जब वो देखना शुरू करता है, गेम देखना शुरू करता है, सीरियल देखना शुरू करता है, या वो पूरे टाइम खेलना शुरू करता है, वहाँ पे उसकी कल्पना शक्ति रुक जाती है, उसका इमेजिनेशन रुक जाता है। किसी भी चीज़ को विस्तार देने के लिए, किसी भी इमेजिनेशन को बढ़ाने के लिए, बच्चों की कल्पना शक्ति विकसित करने के लिए कहानियों से बड़ा और सशक्त माध्यम जो है वो कोई नहीं है। तो मैंने जैसे 500 के ऊपर कहानियाँ लिखी, मैंने बताया शुरू में, या मैंने 15-16 किताबें लिखी, या उसके अलावा इतने सारे सेमिनार्स किए, वर्कशॉप किए, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि हमें बच्चों को जितना हो सके बाल साहित्य की ओर प्रेरित करना है, क्योंकि जब वो पढ़ेंगे तभी वो लिखेंगे, और जब वो लिखेंगे तभी हमारे सामने बच्चों की लिखी हुई पुस्तकें आएंगी। धन्यवाद।